जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी का 2025 का मॉडल पेपर। जो क्या है, एक तरह से समझिए कि ये इम्पॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि एग्ज़ाम जाने से पहले अगर आप लोग मॉडल पेपर 2-3 सॉल्व कर लेंगे तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाती है कि एग्ज़ाम में पेपर को कैसे सॉल्व किया जाएगा और कितना टाइमिंग में हम कर सकते हैं। तो देखिए बच्चा, सबसे बड़ी चीज़ कि क्या कि जीव विज्ञान जो है बायोलॉजी वो कितने नंबर के आते हैं, तो 70 नंबर के। और आप लोगों को समय दिया रहता है 3 घंटा 15 मिनट। और इसके साथ क्या होते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट जो होते हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या होता है, निर्धारित होता है। यानी आपको 15 मिनट जो दिया जाता है एग्जाम में, वो आपको प्रश्न पत्र पूरी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन, जिससे क्या होगा, आपकी सॉल्व करने की जो क्राइटेरिया होगी वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो फिर चले जाते हैं 4 पर। तो अपना क्रमबद्ध भी एक तरह से बना रहता है कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो पहले उसको सॉल्व कर लिया जाए और फिर बाद में दूसरे क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होते हैं, सभी प्रश्नों को क्या किया जाता है, करना अनिवार्य है। और आवश्यकता अनुसार ही अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। यानी आवश्यकता से अधिक नहीं लिखना है। कुछ लोग क्या होते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, पूरा 1 पेज भर देते हैं। तो जो जितना पूछा है सिर्फ उतने में ही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अन्यथा वहाँ पर आपका क्या होगा, जो समय बाध्य है तो वो समय को आप लोग क्या करेंगे, देख कर करिएगा, नहीं तो एक आध क्वेश्चन जो है छूट जाते हैं। तो इसको भी ध्यान में रख कर करना है। और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख क्या होते हैं, अंकित होते हैं। तो देखिए बायोलॉजी का जो पहला क्वेश्चन आप लोगों का देता है वो होता है MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, वहीं से स्टार्ट होता है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं क्या हम लोग, बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए दिया है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, जिसमें सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यही पूछा है। तो इसमें दिया रहता है क में क्या है कि आवृत बीजी के भ्रूणपोष हैं। जो आवृत बीजी जो पुष्प होते हैं उसके भ्रूणपोष हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या चौगुणित। ऑप्शन जो है ये बहुविकल्पीय 1 नंबर दिए रहते हैं। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, तो पहले तो क्या लिखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, इसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या 1 क का कौन सा आंसर सही है, तो त्रिगुणित। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही था, तो तीसरा था। तो आप लोग ऑप्शन में क्या लगाएंगे, तीसरा उत्तर लिखकर और वहाँ पर तीसरा लिख दीजिएगा। इसी तरह दिया है दूसरा, मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप होता है। यानी मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप कितना होता है, तो वो रेशियो होता है 3:1, यानी 3 संबंधी 1 का क्या होता है, अनुपात होता है। इसी तरह आपका तीसरा जो क्वेश्चन है, टाइफाइड के रोगजनक का नाम लिखिए। देखिए टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या होता है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, एस्केरिस, साल्मोनेला, प्लाज्मोडियम और चौथा है अमीबा। तो देखिए इसमें से साल्मोना जो है आपका आंसर सही है, तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, साल्मोना। यानी आप ग का कौन सा सही है ऑप्शन, तो साल्मोनेला, ये आपका क्या होगा, सही है। इसी तरह चौथा आपका ऑप्शन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है। मरुस्थलीय पौधे का नहीं है, जिसमें क्या है, पत्ती की सतह पर मोटी उपत्वचा होती है। देखिए पत्ती की सतह पर क्या होती है, मोटी उपत्वचा होती है, या रंध्र गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं, या फिर पत्तियों का कार्य तना करने लगते हैं, या फिर पत्तियों पर रंध्र दोनों सतह पर बराबर संख्या में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो मरुस्थलीय पौधे हैं जहाँ पर क्या होते हैं, पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, चौथा। पत्तियों पर रंध्र दोनों सतह पर क्या होते हैं, बराबर संख्या में होते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा सही, चौथा। पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अगर आपका सही रहेगा तो आपको 4 नंबर इसमें मिल जाते हैं। इसके बाद आता है, इसी में दिया रहता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यानी बहुविकल्पीय के बाद आप क्या आएंगे, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें इसमें भी आपको क्या मिलेंगे, 5 प्रश्न दिए रहते हैं और ये भी 5 नंबर के होते हैं। 4 नंबर के बहुविकल्पीय हो गए, इसके बाद 5 नंबर के क्या मिलेंगे,
अति लघु, तो इसको अब देखा जाए तो देखिए इसमें दूसरा है प्रश्न आपका जो अति लघु करके आता है, इसमें आपको क नंबर है, जैव विविधता क्षति के कोई दो कारण बताइए। देखिए दो कारण पूछा है, दोनों बताएंगे तभी आपको 2 नंबर 1 नंबर मिलेंगे, एक बताएंगे तो आपको आधा नंबर मिलेंगे, इसलिए पेपर को सावधानी पूर्वक कीजिएगा। तो जैव विविधता क्षति के कोई दो कारण बताइए। तो आइए देखते हैं। तो देखिए क का पहले क्या लिखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क का क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे क्या कि पादप उत्पादकता में कमी आती है जो पारित तंत्र पर सीधा प्रभाव डालता है। यानी पादप उत्पादकता में, यानी पादप जो होते हैं उत्पादकता में क्या आ जाती हैं, कमी आ जाएंगी, जो पारित तंत्र इकोसिस्टम पर क्या होगा, सीधे प्रभाव डालती है। और दूसरा क्या कर रहा है, पारित तंत्र की कुछ प्रक्रियाओं की परिवर्तनशीलता बढ़ने में सहायता मिलती है। यानी क्या है, पारित तंत्र की कुछ प्रक्रियाओं की परिवर्तनशीलता बढ़ने में क्या हो जाती है, सहायता मिल जाती है। इसी तरह आपका दूसरा प्रश्न है, ये तो पहला था, दूसरा है मानव में ट्राइसोमिक यानी त्रिसूत्रता और मोनोसोमिक यानी एकल सूत्रता स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या होते हैं, त्रिसूत्रता और एकल सूत्रता में गुणसूत्रों की संख्या। तो देखिए मानव में ट्राइसोमिक की स्थिति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 44 प्लस डबल एक्स वाई यानी 47 हो जाती है त्रिसूत्रता में। यानी इसमें एक यक्ष क्या होते हैं, नर युग्मक बढ़ जाते हैं, यानी क्या हो जाएंगे 44 प्लस डबल एक्स वाई। तथा मोनोसोमिक की स्थिति में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, 44 प्लस यक्स और वाई क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। यानी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसकी वृद्धि हो जाती है, तो एक यक्स की वृद्धि हो जाती है, जबकि इसमें क्या हो जाती है, एक वाई की कमी हो जाती है। यानी त्रिसूत्रता में जो होती है गुणसूत्रों की संख्या 47 और एकल सूत्रता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 45 हो जाती है। ये आपका आंसर है। इसके बाद ग नंबर कह रहा है, ग नंबर इसी का दूसरे का ग, दूध से दही बनने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। देखिए बच्चा बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि हर साल पूछता है कि दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। तो देखिए दूध से दही बनाने वाले जीवाणु जो होते हैं क्या होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफाइलस तथा लैक्टोबैसिलस वल्गेरिकस नामक जीवाणु होते हैं। यानी दो जीवाणु होते हैं, कोई क्या कर देता है लैक्टोबैसिलस लिख देता है, तो बेटा लैक्टोबैसिलस तो होते हैं लेकिन उसके अंतर्गत भी दो आते हैं जो लैक्टोबैसिलस वल्गेरिकस होते हैं। ये क्या करते हैं, सुगंध प्रदान करते हैं दही को, और स्ट्रेप्टो ये जामन का काम करता है। तो ये क्या होते हैं, दो जीवाणु इसमें पाए जाते हैं, क्या, दूध से दही बनाने वाले स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफाइलस तथा लैक्टोबैसिलस वल्गेरिकस नामक जीवाणु होते हैं। इसके बाद आता है घ नंबर। घ नंबर देखा जाए बच्चा, भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम लिखिए। भारत में हरित क्रांति के जनक का क्या नाम है, तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। सीधी बात है, इनका नाम आप लोग लिख लेंगे, आपको डायरेक्ट 1 नंबर उसमें मिल जाएंगे। तो वही है कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं MS स्वामीनाथन हैं। इसके बाद आता है जीवाणु कोशिका में केंद्रक किस प्रकार का पाया जाता है। देखिए जीवाणु कोशिका में केंद्रक किस प्रकार का पाया जाता है ये बताना है। तो आइए इसको भी देखते हैं जीवाणु में। तो देखिए अंग है और अंग का क्या लिखेंगे, उत्तर। जीवाणु कोशिका में केंद्रक के स्थान पर एक केंद्र काभ पाया जाता है। आनुवंशिक सामग्री और नाभिकीय झिल्ली नहीं होती, यानी इनमें क्या होती है, जीवाणुओं में आनुवंशिक सामग्री नहीं होती है और नाभिकीय झिल्लियां नहीं पाई जाती हैं। अब कैसा होता है, केंद्रक के स्थान पर एक केंद्र काभ होता है। इसके बाद देखिए अब फिर से आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो क्या होते हैं 2 नंबर के आते हैं। देखिए 2 नंबर के ये प्रश्न आपके हैं, इसको अब देखा जाए। देखिए तीसरे का जो है आपका जो आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें भी लघु उत्तरीय 2 आते हैं, एक फर्स्ट है तो इसका फिर लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, वो भी फर्स्ट करके सेकंड करके आएगा।
तो प्रश्न नंबर तीसरा का क, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। ये दो दो नंबर के, भाई तो आप एक एक नंबर का पढ़ रहे थे, अब दो दो नंबर का पढ़ा जाएगा। अब ये दोनों का जब आंसर दे देंगे तो अभी आपको क्या होगा, 2 नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 जीवाणुओं के नाम लिखिए। तो देखिए, पहले जीवाणु का क्या नाम है, राइजोबियम, और दूसरे जीवाणु का क्या नाम लिख सकते हैं, एनाबीना। यानी ये जब तक एक लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, दोनों लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आता है डीएनए के विशिष्ट स्थान पर काटने वाले एंजाइम। देखिए, डीएनए के विशिष्ट स्थान पर काटने वाले एंजाइम और 2 डीएनए खंडों को जोड़ने वाले एंजाइम के नाम लिखिए। देखिए, दोनों का जब आंसर देंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। तो देखिए, पहला है डीएनए के विशिष्ट स्थान पर काटने के लिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज का प्रयोग किया जाता है, जिसे कैंची भी बोला जाता है, डीएनए कैंची भी बोला जाता है। यानी डीएनए के विशिष्ट स्थान पर काटने के लिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है 2 डीएनए खंडों को जोड़ने के लाइगेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ये याद कर लीजिएगा, लाइगेज जो होता है डीएनए को क्या करता है, जोड़ता है, और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज जो होता है क्या करता है, उसको काटने का काम करता है। इसके बाद आते हैं अगला नंबर, अनिषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। यानी अनिषेक जनित फल क्या होते हैं, इसके एक उदाहरण बताना है। देखिए, एक तो पहले अनिषेक जनन किसे कहते हैं, और जब उसका वो बता देंगे क्या कहते हैं एग्जाम्पल, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए, अनिषेक जनित फल ऐसे फल होते हैं जो परागण और निषेचन की प्रक्रिया के बिना ही क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, और अक्सर इनमें बीज नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं। यह प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से पौधे के हार्मोन के छिड़काव से क्या होते हैं, प्रेरित किया जाता है। जैसे केला, पपीता, खीरा आदि, ये सब क्या है, अनिषेक जनित फल हैं। इसके बाद अगला नंबर जो है आपका प्रश्न दे रहा है कि किसी एक यौन संचरित रोग का नाम लिखिए तथा उसके रोकथाम के उपाय का संक्षिप्त में क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का है। तो आइए इसको भी देखते हैं। नहीं सॉरी, देखिए बच्चा, वो हम आपको अगला नंबर बढ़ दिए थे, लेकिन यहाँ पर दिया है कि अनुलेखन क्या है, ये भी क्या है, 2 नंबर का है। हम आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ दिए थे, सॉरी उसके लिए। अनुलेखन क्या है ये बताना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। डीएनए की एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपि करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें डीएनए की आनुवंशिक जानकारी को मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए में कॉपी किया जाता है ताकि प्रोटीन बनाया जा सके। और इसका कार्य यह है कि आरएनए पॉलीमेरेज नामक एंजाइम डीएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करता है और इसके आधार पर एमआरएनए बनाता है। ये आपका क्या है, अनुलेखन किसे कहते हैं, उसकी ये उत्तर था। अब देखेंगे अंग नंबर, जिसमें लिखा है कि एक यौन संचरित रोग का नाम लिखिए तथा उसकी रोकथाम के उपाय का संक्षिप्त में क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। ये भी आपका कितने नंबर का मिलेंगे, तो 2 नंबर के। तो देखिए, यौन संचरित रोग के यहाँ पर अंग लिखेंगे और इसका उत्तर। यौन संचरित रोग क्या है, गोनोरिया या फिर सुजाक। तो देखिए, इसके जो वायरस के जो नाम होते हैं, गोनोरिया, नर्सेरिया गोरिनाइक नामक जीवाणु से होने वाले रोग हैं। देखिए, गोनोरिया जो जीवाणु से होने वाला रोग है। पुरुष में इस रोग के संक्रमण के फलस्वरूप मूत्र मार्ग में क्या हो जाते हैं, जलन होती है तथा सूजन आ जाता है। शिश्न के सिरे पर लाल, पीले, हरे रंग का दाने दिखाई देने लगता है तथा स्त्रियों में संक्रमण का तथा देखिए, शिश्न के सिरे पर पीले हरे रंग का क्या होता है, दाने दिखाई देने लगता है तथा स्त्रियों में संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
परंतु ये वाहक का क्या कार्य करती हैं। ये वाहक का कार्य कर देती हैं, क्योंकि अगर उनके साथ लैंगिक संपर्क रखने पर जो पुरुष का जो रोग है वो किस में हो जाएगी, उनमें वो क्या करेंगी, संक्रमण का कार्य कर देती हैं। इसका रोकथाम क्या होगा, तो इसका रोकथाम एक ही है कि एंटीबायोटिक्स से लाभ पहुंचता है। इस तरह से आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गए। कितने नंबर के थे क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 5 क्वेश्चन यानी 5 दूना के 10 नंबर का ये हो गया। अब चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न पर। देखिए बच्चा, अब आप लोगों का आता है प्रश्न नंबर 4। ये भी क्या होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लेकिन ये कितने नंबर के होते हैं, तो 3-3 नंबर के। देखिए वो था 2-2 नंबर, लघु उत्तरीय था लेकिन उसमें क्या थे, 2-2 नंबर के थे। लेकिन ये लघु उत्तरीय जो है प्रश्न जो है सेकंड है, जिसमें क्या होते हैं 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो होते हैं 4 प्रश्न दिए रहते हैं और चारों को करना अनिवार्य होता है। हो सकता है कि अगर कभी दे दे कि कोई 4, तो आप लोग लिखेंगे 5 दिया रहेगा तो 4 करना होगा, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करने होते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत आते हैं कौन सा, पहला क्वेश्चन चौथे का कि लाइकेन और माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी क्या कर रहा है, लाइकेन और माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड, और इसके बाद लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4 का क्या क, हेडिंग डालेंगे क्या, लाइकेन। 2 चीज़ें पूछा है, लाइकेन और माइकोराइजा क्या होता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, लाइकेन के बारे में। तो पहले लाइकेन के बारे में लिखा जाएगा हेडिंग डाल के कि लाइकेन एक सहजीवी जीवन रूप है। देखिए लाइकेन एक सहजीवी जीवन रूप है जो मुख्य रूप से एक कवक, शैवाल या साइनोबैक्टीरियम को सुरक्षा और पानी, यही होता है, खनिज अवशोषण प्रदान करता है। देखिए क्या, साइनोबैक्टीरिया को सुरक्षा और पानी, और क्या करता है, खनिज अवशोषण प्रदान करता है। जबकि शैवाल या साइनोबैक्टीरियम प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन तैयार करते हैं। लाइकेन अक्सर प्रदूषित हवा के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। यानी जहाँ प्रदूषित होंगे हवा, वहाँ पर ये क्या करने लगते हैं, पनपने लगते हैं। यानी जो कवक है, तो कवक क्या करता है, शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को क्या करता है, सुरक्षा और पानी देता है और खनिज अवशोषण प्रदान करता है। जबकि शैवाल या साइनोबैक्टीरियम प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन तैयार करता है। और लाइकेन क्या होते हैं, अक्सर प्रदूषित हवा के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। इसके बाद देखते हैं माइकोराइजा क्या होता है। देखिए माइकोराइजा माइकोराइजा हेडिंग है, माइकोराइजा एक प्रकार का सहजीवी संबंध है। देखिए ये भी क्या है, सहजीवी संबंध है जो कवक मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में पौधों की क्या करता है, मदद करता है। कवक क्या करता है, मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में पौधों की क्या करता है, मदद करता है। और इसके बदले में पौधा कवक को प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। माइकोराइजा अधिकांश पौधों के स्वास्थ्य और विकास के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। यही है क्या कि अधिकांश पौधों के स्वास्थ्य और विकास में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब अगला है क्वेश्चन कि मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का ये भी है बच्चा, क्या मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, और इसको संक्षेप में आप उत्तर इसका दीजिए। तो देखिए पहले लिखेंगे क्या, ख का उत्तर, मधुमक्खी पालन जिसको हम लोग अंग्रेजी में एपीकल्चर बोलते हैं। तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर शहद और मोम जैसे उत्पादों को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों ने
तरीकों से मधुमक्खी को पालने और प्रबंधित करने की प्रथा है। इसमें मधुमक्खी के छत्तों का रख रखाव, उनके प्रजनन का प्रबंध और शहद निकालने की प्रक्रिया शामिल है। यह कृषि की एक सहायक गतिविधि है जो किसान की आय बढ़ाने में क्या करती है, मदद करती है। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है कि बीज क्या है, किसी एक बीज की संरचना का क्या करिए, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर 3 नंबर दिए हैं बच्चे, ये भी तो बीज क्या है उसकी परिभाषा देंगे तो एक नंबर मिलेगा, और किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कर देंगे तो कितने नंबर का मिल जाएंगे, तो 2 नंबर। तो देखिए बीज क्या होते हैं ये देखना है। बीज निषेचित बीजांड होते हैं। भ्रूण के पूर्ण रूप से विकसित होने पर बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। भविष्य का पौधा यानी भ्रूण और भोजन का भंडार होता है। बीज कैसा होता है, बीज को क्या कहते हैं, भविष्य का पौधा बोलते हैं और भोजन का भंडार होता है। हम यहाँ पर एक जो बोला है कि किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेम के बीज की संरचना का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वर्णन कर देते हैं, जिसमें यह निम्न 3 भागों में बटा होता है। सेम के बीज की जो संरचना होती है वो 3 भागों में बटी होती है, जिसमें पहला है बीज आवरण, यानी सबसे बाहरी भाग को यह बीज की क्या करता है, सबसे बाहरी परत होती है जो भ्रूण को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद भ्रूण है। भ्रूण क्या होते हैं, तो यह बीज का वह हिस्सा है जो उचित परिस्थिति में एक नए पौधे के रूप में क्या हो जाएगा, विकसित होते हैं। इसमें एक मूलांकुर, एक प्रांकुर और 1 या 2 बीजपत्र होते हैं। इसके बाद आता है भ्रूण पोष। तो यह भ्रूण के लिए पोषक ऊतक है जो कुछ बीजों में स्पष्ट होता है, जबकि अन्य में यह बीज पत्रों में क्या होते हैं, समाहित होते हैं। अन्य में क्या होंगे, समाहित होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, बीजों में स्पष्ट रूप से होते हैं। ये आपका कौन सा था, ग नंबर। क्या है, बीज क्या है, इसकी किसी एक बीज की संरचना का क्या करना था, वर्णन। इसके बाद चौथा आपका है प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर क्या करिए, टिप्पणी भी दीजिए, यानी प्रतिरक्षण क्या होते हैं और इसके बाद उस पर किसी एक निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर क्या करना है, टिप्पणी देना है। तो ये भी कितने नंबर के हैं बच्चा, तो 3 नंबर। 2 नंबर देंगे प्रतिरक्षण के सिद्धांत, और निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर आपको मिलेंगे 1 नंबर। तो पहले हेडिंग डालेंगे क्या, चौथे का घ का, कि प्रतिरक्षण का सिद्धांत। क्या होता है प्रतिरक्षण का सिद्धांत। तो प्रतिरक्षण का सिद्धांत शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मृति पर आधारित है। देखिए प्रतिरक्षण का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मृति पर आधारित है। जब किसी रोग जनक या उसके टीके को शरीर में क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली विशिष्ट एंटीबॉडी और स्मृति कोशिकाओं का क्या कर देता है, निर्माण करके प्रतिक्रिया करती है। भविष्य में उसी रोगजनक के संपर्क में आने पर ये स्मृति कोशिकाएं तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करती है, जिससे व्यक्ति को बीमारी से क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। यानी किसी भी भविष्य के लिए क्या किया जाता है, कोशिकाओं का निर्माण कराना ही क्या कराता है, प्रतिरक्षण होता है। जो क्या करते हैं, तो भविष्य में अगर कोई भी रोगजनक अगर हम लोगों के शरीर में पहुंचेंगे तो उनको ये मारने में क्या करता है, कार्य करता है। और उसी में बोला था कि निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर क्या करिए, टिप्पणी लिखिए। तो देखिए निष्क्रिय प्रतिरक्षण में व्यक्ति के अपने प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय किए बिना, देखिए निष्क्रिय प्रतिरक्षण में व्यक्ति के अपने प्रतिरक्षा प्रणाली को निष्क्रिय किए बिना सीधे तैयार एंटीबॉडी शरीर में दिए जाते हैं। यह तब होता है जब संक्रमण गंभीर होता है और तत्काल सुरक्षा की क्या हो जाती है, आवश्यकता
होती है। तो ये आपका क्या था, निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर टिप्पणी। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए बच्चा, अगला प्रश्न है कि भ्रूणपोष क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 5 कितने नंबर के आते हैं, तो ये भी 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां का क्या कह रहा है कि भ्रूणपोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया तथा कार्य बताइए। देखिए ये भी कितने नंबर के आते हैं, तो आपको 3 नंबर के, यानी भ्रूणपोष की परिभाषा देंगे तो कितने नंबर मिलेगा, 1, और इसके विकास की प्रक्रिया तो और कार्य को लिखेंगे तो कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। यहीं पर बच्चे गलत कर बैठते हैं। क्या क्या पूछा है उस पर नहीं ध्यान देते हैं। अरे नंबर देखिए क्या दिया है, 3 नंबर दिया है, उसमें भी ये इसको क्या किया, डिवाइड किया। 1 नंबर किस पर देगा, भ्रूणपोष पर, और इसके विकास की प्रक्रिया और कार्य को बताएंगे तो कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। तो ये आपको विशेष ध्यान देना होता है कि अगर उसमें भी डिवाइड अगर हुआ है क्वेश्चन तो किस पर कितना नंबर मिल रहे हैं। तो चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए भ्रूणपोष, क्वेश्चन नंबर प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, 5 का क। तो भ्रूणपोष कैसे कहते हैं, यह एक त्रिगुणित ऊतक है जो दोहरे निषेचन के फलस्वरूप त्रिसंलयन द्वारा बने भ्रूणपोष केंद्रक से क्या होता है, विकसित होता है। भ्रूणपोष का परिवर्धन भ्रूण कोश में भ्रूण के परिवर्धन से कुछ पहले शुरू होता है और भ्रूण के साथ साथ ये क्या करता है, वृद्धि करता है। क्या बोला है कि यह एक त्रिगुणित ऊतक है टिश्यू जो दोहरे निषेचन के फलस्वरूप त्रिसंलयन द्वारा बने भ्रूणपोष केंद्रक से क्या होता है, विकसित होता है। दोहरे निषेचन से समझ रहे हैं ना कि दोहरे निषेचन के फलस्वरूप त्रिसंलयन द्वारा बने भ्रूणपोष केंद्रक से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। भ्रूणपोष का परिवर्धन, देखिए भ्रूणपोष का परिवर्धन किसके साथ होता है, तो भ्रूण कोश में भ्रूण के परिवर्धन से कुछ पहले शुरू हो जाता है, कुछ समय पहले क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, और भ्रूण के साथ साथ ये क्या करता है, वृद्धि करने लगता है। इसके बाद दिया है भ्रूणपोष के कार्य, तो इसके क्या कार्य हो सकते हैं, तो इसकी कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ संचित रहता है। देखिए क्या है भ्रूणपोष के कार्य में कि इसकी कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं, और यह दूसरा है, यह वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषक प्रदान करता है। यह वृद्धि करते हुए भ्रूण को क्या चाहिए था, पोषक पदार्थ, तभी तो नया पौधा यानी नई जनरेशन यानी प्रजनन अच्छे से हो सके। तो इसीलिए क्या करते हैं, यह वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषक पदार्थ प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि जलीय पौधे अपने वातावरण में अनुकूलित हैं, उदाहरण तथा चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए, ये बताना है। तो देखिए इसका क्या लिखेंगे, जलीय पौधों जल में या उसके आसपास उगने के लिए विशेष शारीरिक, आकारिकीय और कार्यकीय अनुकूलन दर्शाते हैं। ये अनुकूलन उन्हें जल के भीतर या सतह पर रहने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने और प्रजनन करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे जलकुंभी हुआ, हाइड्रा का पौधा हुआ या कमल, ये सब क्या होते हैं, जलीय पौधे हैं जो क्या करते हैं, अनुकूलन पैदा करते हैं, यानी अगला जो जनन करने के लिए क्या करते हैं, अनुकूलित करते हैं। लेकिन विशेषकर क्या होते हैं, शारीरिक होती हैं, आकारिकी होती हैं और कार्यकी में ये मदद करती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। ये भी कितने नंबर के मिलेंगे, तो 3 नंबर के, यानी मानव इंसुलिन पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो देखिए मानव इंसुलिन क्या होते हैं, तो मनुष्यों में मधुमेह रोग का नियंत्रण इंसुलिन द्वारा ही संभव होता है। देखिए मनुष्यों में मधुमेह रोग, जिसको हम लोग अदर नेम भी कहते हैं शुगर रोग, यानी शुगर के मरीज आज के जनरेशन में जो है हर व्यक्ति को थोड़ा सा क्या हो रहे हैं, शुगर अवश्य पाए गए हैं। यानी प्रत्येक 10वें व्यक्ति में से एक व्यक्ति को आप इस समय आप शुगर के मरीज जरूर देखेंगे। और इसका कारण क्या है कि उनके शरीर में इंसुलिन की कमी होना। देखिए मनुष्यों में मधुमेह रोग का नियंत्रण इंसुलिन द्वारा ही संभव होता है। मधुमेह रोगियों के लिए उपयोग में लाए जाने वाला इंसुलिन जानवरों तथा सुअरों को मारकर उनके अग्नाशय से निकाला जाता है।
देखिए इंसुलिन हार्मोन्स किससे निकलता है, तो अग्नाशय से निकाला जाता है, जिसमें लैंगर-हैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं। उसी से ये क्या किया जाता है, इंसुलिन जानवरों तथा सूअरों को मारकर निकाला जाता है। इस इंसुलिन से कुछ रोगियों में एलर्जी या बाह्य प्रोटीन के प्रति दूसरे तरह की प्रक्रिया होने लगती है। इनकी श्रृंखला ए और बी के क्या होते हैं, अनुरूप होती हैं। इन श्रृंखलाओं के जीन को ई कोली जीवाणु के प्लाज्मिड में क्या किया जाता है, प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया जाता है। यानी क्या कर रहा है कि जो कि इस इंसुलिन से कुछ रोगियों में एलर्जी या बाह्य प्रोटीन के प्रति क्या हो जाते हैं, एक दूसरे की प्रतिक्रिया होने लगती है। इनकी श्रृंखला ए और बी के क्या हो जाते हैं, अनुरूप होती है। इन श्रृंखलाओं के जीन को ई कोली जीवाणु के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर क्या किया जाता है, इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न जो आता है आपका घ नंबर कि रीस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, कोई दो उदाहरण दीजिए। यानी रीस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं और इसके क्या बताना है, कोई दो उदाहरण। तो देखिए ये भी आपको कितने नंबर के हैं, तो 3 नंबर के, जिसमें इसका परिभाषा देंगे तो क्या लिखेंगे 1 नंबर, और 2 उदाहरण देंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो 2 नंबर, यानी 1 नंबर और 2 नंबर। तो चलिए देखते हैं इसको। रीस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो ये जो होते हैं रीस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक वर्ग है, जिन्हें अक्सर आणविक कैंची कहा जाता है। देखिए डीएनए कैंची या फिर आणविक कैंची भी इन्हें कहा जाता है। ये एंजाइम डीएनए के भीतर विशिष्ट पैलिड्रोमिक अनुक्रमों को क्या करते हैं, पहचानते हैं और उन्हें एक विशिष्ट बिंदु पर काटते हैं। ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग और पुनर्योजी डीएनए प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण उपकरण हैं। एग्जाम्पल जो होता है ई कोली, यानी ई कोली और हिंडले, ये दोनों क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। यानी कौन कौन से, तो देख लीजिए आप, ई कोली, और इसको शॉर्टकट में ई कोली भी बोला जाता है और इसको हिंडले बोला जाता है। यानी हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाई, ये दोनों क्या हैं, इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि मेंडल के प्रभाविता नियम का क्या करिए, वर्णन कीजिए। ये भी आपको कितने नंबर के मिलेंगे, तो 3 नंबर के ये भी क्वेश्चन आते हैं। क्या कि मेंडल के प्रभाविता नियम का क्या करिए, वर्णन कीजिए। तो चलिए इसको भी देखते हैं। पहले डालेंगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 6 और का क्या था, मेंडल के प्रभाविता का नियम। तो इसमें लिखेंगे क्या, मेंडल के अनुसार जीवों के लक्षण को विपर्यासी युगलों या युग्मों में बांटा गया है। प्रत्येक युग्म के दोनों लक्षणों के कारकों के साथ साथ होने पर उनमें से केवल एक ही लक्षण जीव में दिखाई देता है। जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण, तथा दूसरा लक्षण जो स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर पाता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, अप्रभावी लक्षण। और यही क्या है, प्रभाविता का नियम होता है। यानी जब 2 विपर्यासी युग्मों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो उनमें से एक जो लक्षण होता है क्या हो जाता है, दिखाई दे देता है, जबकि दूसरा दिखाई नहीं देता है। यानी एक जो होता है पूरी तरह दूसरे पर क्या कर देता है, प्रभाव डाल देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसके बाद आता है कि
ख नंबर, निम्न में से किन्हीं दो पर क्या करिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि 3 दिए हैं, तीनों में से 2 पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हम पहला वाले का क्या कर दे रहे हैं, टिप्पणी आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत लिख देते हैं। तो देखिए क्या होते हैं ये, ख का पहला कि आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत आनुवंशिक सूचना के प्रवाह की दिशा को बताता है, यानी आनुवंशिक सूचना के प्रवाह की दिशा को बताता है। इसके अनुसार आनुवंशिक सूचना एक दिशीय रूप से डीएनए एमआरएनए में प्रवाहित होता है। डीएनए रूप से किस में होते हैं, डीएनए से किस में चले जाते हैं, तो एमआरएनए में, यानी मैसेंजर आरएनए में प्रवाहित होती है और फिर एमआरएनए से प्रोटीन का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में 2 मुख्य चरण होते हैं। पहला अनुलेखन, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण, और अनुवादन में क्या हो जाता है, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण। यही 2 चरण इसके क्या होते हैं, मुख्य होते हैं। यानी डीएनए का अनुलेखन हुआ तो क्या बना, एमआरएनए, और एमआरएनए का अनुवादन क्या बन गया, प्रोटीन। ये क्या होती है, प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया भी इसको बोला जाता है। दूसरा उसी का दिया था टिप्पणी लिखने के लिए, परजीविता। तो परजीविता के बारे में भी हम बता देते हैं। यह 2 विभिन्न जातियों के जीवों के बीच पाए जाने वाला पारस्परिक संबंध है। देखिए 2 जीवों के बीच जो पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध होते हैं, जिसमें परजीवी अपना भोजन पोषक से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इस संबंध में परजीवी को लाभ, किंतु पोषक को क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। जो परजीवी यानी जो दूसरे से भोजन अपना प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या है, लाभ है, लेकिन जो उन्हें भोजन दे रहा है, जाहिर सी बात है उसे क्या होगा, नुकसान होता है, यानी कोई फायदा नहीं होता, उसको क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। इस प्रकार के संबंध प्रकृति में व्यापक रूप से देखने को मिलता है। परजीवी पोषक को नष्ट नहीं करता। ये भी है कि परजीवी जो है पोषक को क्या कर सकता है, नष्ट नहीं करता है। नष्ट कर देगा तो फिर उसको भोजन मिलेंगे कहाँ से, इसीलिए वो क्या करता है, पोषक को नष्ट नहीं करता है। उदाहरण में जू, जो हम लोगों के बालों में पाए जाते हैं, जू हुआ, लीच हुआ, लीच के जो जोंक जिसको बोलते हैं, मलेरिया परजीवी, ये हम लोगों के आंत में भी पाए जाते हैं। तो ये नष्ट नहीं करते हैं पोषक को, सिर्फ उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी भोजन प्राप्त करते हैं। और इसी में आपका तीसरा भी दिया था असंग जनन, तो उसको भी लिख दे रहे हैं, क्योंकि उसमें दिया था 2 ही लिखने के लिए, हम यहाँ पर क्या किए हैं, आपको 3 लिख दे रहे हैं कि आप तीनों देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा। तो असंग जनन क्या होते हैं, जब पौधों में संयुग्मन तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं, परंतु द्विगुणित कोशिका से एक नया पौधा बन जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, असंग जनन बोलते हैं। जैसे गन्ना हुआ आपका, आलू इत्यादि, यानी बिना जनन के क्या हो जाते हैं, जो नए पौधे बन जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, क्या होता है, द्विगुणित कोशिका से एक नया पौधा बन जाता है। ये हो गया आपका। इसके बाद आपका है छठवां का तीसरा ग नंबर, किण्वित पेय पदार्थ क्या है, उदाहरण सहित इनका वर्णन कीजिए। यानी किण्वित पेय पदार्थ क्या होते हैं, तो चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए किण्वित पेय पदार्थ क्या होते हैं, तो किण्वित पेय पदार्थ वे पेय पदार्थ हैं जिनका उत्पादन सूक्ष्म जीव विशेषकर ईस्ट का प्रयोग किण्वन क्रिया द्वारा किया जाता है। देखिए ईस्ट का प्रयोग किण्वन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव शर्करा को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर देते हैं, परिवर्तित करते हैं। किण्वन एक उपापचयी प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला ईस्ट साइकरोमाइसेस सोरेवियसिस है। यही क्या है, ईस्ट साइकरोमाइसेस सेरेविसिए है, ये हैं। और इसका उदाहरण भी पूछा था, तो उदाहरण भी देख लेते हैं कि इसके उत्पेय पदार्थ के जो हैं
उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो सबसे प्रचलित है वो है वाइन। अंगूर के रस से किण्वन से, देखिए अंगूर के रस के किण्वन से क्या होता है, वाइन बनाया जाता है। ये भी क्या एक तरह से पेय पदार्थ है। इसके बाद दूसरा आता है बियर। बियर कैसे बनते हैं, तो जौ या अन्य अनाजों के माल्ट से बनाया जाता है। और विस्की या रम जो एक तरह से दारू ही है, तो ये जो होता है आसवन द्वारा बनाई जाती है। ये हो गया। इसके बाद घ नंबर छठवां का घ क्या कह रहा है कि क्लोनिंग संवाहक क्या है। क्लोनिंग संवाहक की विशेषताओं की संक्षेप में क्या करिए, व्याख्या करिए। ये भी कितने नंबर की है, तो 3 नंबर की। तो देखिए क्लोनिंग संवाहक क्या होते हैं। तो क्लोनिंग संवाहक एक डीएनए अणु है, जैसे प्लाज्मिड या जीवाणु भोजी, जिसका उपयोग किसी वांछित जीन या डीएनए खंड को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करने और उसकी कई क्लोन बनाने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, यानी के लिए किया जाता है, क्लोन बनाने में किया जाता है। संवाहक, क्लोनिंग संवाहक एक डीएनए अणु है, जैसे प्लाज्मिड या जीवाणु भोजी, जिसका उपयोग किसी वांछित जीन या डीएनए खंड को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करने और उसकी कई क्लोन बनाने में किया जाता है। और इसकी विशेषताएं भी पूछा था, तो विशेषताओं को भी देख लेते हैं। क्लोनिंग संवाहक की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहले इनमें एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है। देखिए क्या होते हैं, इनमें एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है, जिसे ओरी या प्रतिकृति का मूल कहा जाता है, जहाँ से डीएनए प्रतिकृति शुरू होती है। जहाँ से क्या हो जाएंगे, डीएनए प्रतिकृति शुरू हो जाती है। दूसरा है चयन योग्य चिन्ह। इनमें ऐसे जीन होते हैं जो रूपांतरित कोशिकाओं की पहचान करने में क्या करता है, मदद करता है, और गैर रूपांतरित कोशिकाओं को खत्म करता है। ये होता है। इसके बाद तीसरा है क्लोनिंग स्थल। तो क्लोनिंग स्थल क्या होते हैं, इनमें एक या अधिक अद्वितीय पहचान स्थल होते हैं, जहां विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को काट सकते हैं ताकि वांछित जीन को जोड़ा जा सके। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6वां भी क्या हो गए, खत्म हो गए। इसके बाद आता है विस्तृत। देखिए प्रश्न नंबर 7 आपको मिलेंगे सीधे विस्तृत। प्रश्न नंबर 7, 8 और 9 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिनमें एक ही क्वेश्चन करना रहता है, लेकिन ये कितने नंबर के होते हैं, तो 5 नंबर के ये सीधे होते हैं। तो देखिए बच्चा, इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये जो होते हैं बहुत ही लंबे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, और थोड़ा सावधानी पूर्वक इसको करिएगा, क्योंकि इसी से आपका नंबर क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा प्रभाव डाल देगा। तो देखिए यहाँ पर 2-2 क्वेश्चन सब में दिए, हम एक एक का क्या करेंगे, आंसर बता देंगे। और अथवा वाला अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप अपनी कॉपी पर जरूर लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 5 नंबर के होते हैं। 7वां क्वेश्चन, लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, इसको किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए, या मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की क्या करिए, भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। दोनों में से किसी एक को आपको करना है, दोनों मत करिएगा, नहीं तो समय का क्या होता है, वहाँ पर पाबंद है, समय आपका नुकसान होगा, अगला क्वेश्चन आपका छूट सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या डालेंगे। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न उत्तर संख्या कौन सा है, 7 का क्या लिखेंगे, लिंग संलग्न वंशागति। लिंग संलग्न वंशागति, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो देखिए प्रायः लिंग गुणसूत्रों पर जो लक्षणों के जीन होते हैं, उनका संबंध लैंगिक लक्षणों से होता है। ये जीन ही जंतु में लैंगिक द्विरूपता के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। इसे निर्मित करने के लिए अनेक ऑटोसोमल जीन्स भी क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। दूसरी और लिंग गुणसूत्रों पर कुछ जीन लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त अन्य लक्षणों वाले, अर्थात कायिक या दैहिक लक्षणों
कायिक या दैहिक लक्षणों वाले भी होते हैं। ये लिंग संलग्न जीन कहलाते हैं जो लिंग संलग्न लक्षण उत्पन्न करते हैं। जो क्या करते हैं? जो लिंग संलग्न लक्षण उत्पन्न करते हैं। इनकी वंशागति लिंग संलग्न वंशागति अथवा लिंग संलग्नता कहलाती है। मनुष्यों में लिंग निर्धारित करने वाले गुणसूत्र X तथा Y गुणसूत्र कहलाते हैं। प्रायः दो प्रकार के लिंग संलग्न रोगों वर्णांधता एवं हीमोफीलिया का है। जो वर्णांधता तथा उसकी वंशागति इस प्रकार है। देखिए, किसी एक पर क्या बोला था कि किसी एक का उदाहरण सहित क्या करिए, सहायता से समझाइए। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, वर्णांधता पर दिखा देते हैं। हीमोफीलिया और वर्णांधता दोनों है, तो वर्णांधता पर हम बता देते हैं। तो देखिए क्या है इसके अंतर्गत, वर्णांधता तथा उसकी वंशागति। तो वंशागति से पीड़ित व्यक्ति प्रायः लाल और गहरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। जो वर्णांधता से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। अतः इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। किसको? तो वर्णांधता को, क्योंकि इसमें लाल और हरे रंग में अंतर नहीं हो पाता है, तो जिस कारण इसे कि इस रोग को क्या कर देते हैं, लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। इस रोग का जीन क्या हो जाते हैं, अप्रभावी होते हैं तथा लिंग गुणसूत्रों में से X गुणसूत्र पर स्थित होता है। Y गुणसूत्र पर इसका एलील नहीं पाया जाता है। एक वर्णांध पुरुष और एक सामान्य स्त्री की सभी संतानें सामान्य होती हैं। देखिए, एक वर्णांध पुरुष और एक सामान्य स्त्री की सभी संतानें क्या होती हैं, सामान्य होती हैं, परंतु स्त्रियों में X गुणसूत्र पर पिता का वर्णांधता का क्या हो जाता है, अप्रभावी जीन पहुंचता है। अतः ये जीन के वाहक का कार्य करती हैं। ये कौन? स्त्रियां जीन के वाहक का कार्य हो जाती हैं। इसके बाद आपका देखिए, इसी में दिया था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की भूमिका पर निबंध लिखिए। ये आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, क्योंकि कोई एक करना है तो अभ्यास करते रहिएगा, क्योंकि अभी पेपर जितना सॉल्व कर जाएंगे उतने ही अच्छी बातें रहेंगी। इसके बाद देखिए अगला है 8वां प्रश्न। ये भी 5 नंबर का है। क्या कि डीएनए के अर्ध संरक्षित प्रतिक्रियन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। 5 नंबर का है। या जनसंख्या विस्फोट एवं इसके नियंत्रण पर निबंध लिखिए। देखिए, जाहिर सी बात है कि कई लोग क्या करेंगे, जनसंख्या विस्फोट एवं नियंत्रण पर निबंधे लिखेंगे, क्योंकि ये सबसे आसान होता है जनसंख्या विस्फोट के बारे में लिखने के लिए। ये भी है, तो हम भी क्या करते हैं, इसी को पहले लिख देते हैं। ये आप लोग अपने से कर लीजिएगा। तो आइए इसको भी देखते हैं। क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 8। हेडिंग डालेंगे जनसंख्या विस्फोट। क्या होता है जनसंख्या विस्फोट? तो देखिए, आजकल विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकेंड। देखिए, आजकल जो विश्व की आबादी कितनी हो रही, 2 व्यक्ति प्रति सेकेंड, यानी 2 लाख प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी एक दिन में 2 लाख व्यक्ति, या 60 लाख प्रति व्यक्ति प्रति माह, यानी 60 लाख व्यक्ति क्या हो जा रहे हैं एक महीने में, या लगभग 7 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। इसे ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यानी एक सेकेंड में 2 व्यक्ति बढ़ रहे हैं, एक दिन में कितने बढ़ रहे हैं, तो 2 लाख, 30 दिन में कितने बढ़ रहे हैं, तो 60 लाख, और पूरे 12 महीने यानी एक वर्ष में कितने बढ़ रहे हैं, तो 7 करोड़, यानी 7 करोड़। और इसे ही क्या बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट। मानव के सामाजिक विकास के इतिहास में 3 ऐसे जनसंख्या विस्फोट हुए जिन्हें विश्व के वातावरण में एक भारी परिवर्तन कर दिया, जो क्या है, निम्नलिखित है। जिसमें पहला आता है प्रथम जनसंख्या विस्फोट। देखिए, प्रथम जनसंख्या विस्फोट क्या है। आज से लगभग 20,000 वर्ष पहले यह घटना माना जाता है। इसका कारण यह है कि शिकार करने तथा भोजन जुटाने में किए जाने वाले हथियारों
औजारों और तौर तरीकों से संशोधन तथा सुधार का है। यही वजह है, क्योंकि इतना सब होने के बाद जनसंख्या में क्या होने लगी, अचानक वृद्धि होना शुरू हो गई। तो ये था। दूसरा जनसंख्या विस्फोट कब हुआ था, तो यह आज से लगभग 6000 वर्ष पहले हुआ था, जिसमें खेती के तौर तरीकों में क्या हुआ, सुधार हुआ। जाहिर सी बात है, जब खेती का सुधार हुआ तो जनसंख्या में ऑटोमेटिक क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। इसके बाद तीसरा जनसंख्या विस्फोट, यह लगभग 300 वर्ष पूर्व हुआ, जिसका मुख्य कारण खाद्य उत्पादन उद्योग तथा औषधियों का निर्माण। यानी जब औषधियों का निर्माण होने लगा तो जनसंख्या में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। यानी औषधियों का जब निर्माण होगा तो जनसंख्या में जाहिर सी बात है कि वृद्धि होने लगेंगे, क्योंकि लोग क्या होंगे, कम मरेंगे, लेकिन पैदा क्या होंगे, अपने हिसाब से होते रहेंगे। और इसके रोकने के कई उपाय देखा जा सकता है। क्या, जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रण करने के उपाय, क्या क्या उपाय हो सकता है। तो पहला नंबर लिखेंगे जागरूकता, यानी लोगों के प्रति क्या किया जाएगा, जागरूक किया जाए। तो कुछ सामाजिक कार्यक्रम जैसे नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तरह तरह की प्रतियोगिता के माध्यम से भी लोगों को जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाली समस्याओं की क्या की जाती है, जानकारी देकर इसमें कमी लाई जा सकती है। देखिए, यानी जैसे कुछ सामाजिक कार्यक्रम जैसे नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तरह तरह की प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को यह बताया जाए कि जो जनसंख्या में अगर वृद्धि होगी तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, तो इसको रोकने के क्या प्रावधान है उसके बारे में इसको बताना चाहिए। इसके बाद आता है दूसरा इसी का परिवार नियोजन कार्यक्रम। देखिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम सरकार बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो परिवार नियोजन यह जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण एवं निवारण के लिए क्या है, अति आवश्यक है। यानी जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण एवं निवारण के लिए आवश्यक है। परिवार नियोजन संबंधित शिक्षा, इससे पहले सबसे बड़ी चीज़ कि उसको शिक्षा दिया जाए। इसके बाद कई तरह की आती है, क्या दवाएं, जैसे रासायनिक दवाएं और अस्थाई अस्थाई गर्भ निरोधक जो होती हैं, सब के बारे में बताना चाहिए। जिसमें एक आता है कापर टी जो होता है, इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। नसबंदी होते हैं, यानी पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी, गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन आदि की जानकारी देकर तथा इसका प्रचार करके जनसंख्या वृद्धि पर क्या किया जा सकता है, नियंत्रण पाया जा सकता है। यानी लोगों को जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताकर, यानी गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं उसके बारे में, या फिर उसका नसबंदी कराकर, यानी किसी भी तरह करके क्या करना चाहिए, जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगानी चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, यौन शिक्षा। देखिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को यौन शिक्षा के बारे में ज़रूर बताया जाए। यानी तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, यौन शिक्षा यानी यौन संबंध किस तरह बनाने चाहिए, ये भी जानकारी देनी चाहिए जनसंख्या वृद्धि में। कि यौन शिक्षा के बारे में अगर जानकारी रहेगी तो जनसंख्या में क्या हो सकती है, वृद्धि को रोका जा सकता है। क्या सावधानी रखनी चाहिए, हम इस तरह की बातें करने से झिझकते हैं, इसी वजह से सही जानकारी से अभाव में असमय तथा अत्यधिक संख्या में क्या कर देते हैं, बच्चे पैदा कर देते हैं। देखिए, यौन शिक्षा के बारे में कोई भी बातें नहीं करना चाह रहा है आजकल, तो जिस कारण ये क्या हो जाते हैं, बातें करने से झिझकते हैं। तो इससे क्या होगी, अज्ञानता फैलेगी और अज्ञानता के कारण क्या होंगे, अधिक बच्चे पैदा होते रहेंगे। तो ये भी एक तरह से क्या है, समस्या है। इसके बाद आता है विवाह की उम्र बढ़ाना। देखिए, पहले क्या होता था, बाल विवाह होता था, 14 साल 15 साल में शादी हो जाती थी। तो अब उसकी उम्र बढ़ा देना चाहिए, जैसे सरकार ने किया कि 18 वर्ष रख दिया था शादी के निर्धारित करने के लिए। तो ये भी एक तरह से क्या है, जागरूक है। अगर पहले शादी हो जाएगी तो जनसंख्या में क्या होगी, ज़्यादा वृद्धि होगी।
उम्र बढ़ाकर किया जाएगा तो जनसंख्या में कम हो सकती है। तो यही भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या का सबसे प्रमुख कारण है कम उम्र में विवाह होना। सबसे ज़्यादा ये समस्या है कि कम उम्र में विवाह कर दिया जाएगा तो क्या होंगे, बच्चे भी जल्दी जल्दी होने लगेंगे। यानी जल्दी विवाह होने से लड़कियां कम उम्र में ही क्या हो जाती हैं, माँ बन जाती हैं। जाहिर सी बात है कि जब लड़कियों की शादी कम उम्र में होगा तो जल्द ही क्या हो जाती हैं, माँ बन जाती हैं और अधिक संख्या में संतान उत्पत्ति करते हैं और अधिक संख्या में क्या होगी, संतानें उत्पन्न होंगी। भारत में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ बाल विवाह होता है, अतः प्रशासन को बाल विवाह पर रोक लगानी चाहिए। यानी प्रशासन को क्या करना चाहिए, बाल विवाह पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही लड़कियों के विवाह के उम्र में वृद्धि करनी चाहिए, तभी जाकर क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि पर रोका जा सकता है। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 8 खत्म हुआ। अब चलते हैं आखिरी प्रश्न पर, जो क्या है प्रश्न संख्या 9। ये भी कितने नंबर के आते हैं, तो 5 नंबर के। तो देखिए इसमें दिया है द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। कितने नंबर के हैं, तो 5 नंबर के। या अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न अनुकूलताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये भी कितने नंबर के हैं, तो ये भी 5 नंबर के हैं, लेकिन इसमें क्या है, नंबर डिवाइड है। यानी एक है 2 नंबर का और दूसरा जो वर्णन करेंगे तो क्या करेंगे, उसको मिलेंगे 3 नंबर, यानी टोटल 5 नंबर। तो चलिए अब उसको भी देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 को। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है, प्रश्न उत्तर संख्या 9 का उत्तर, यह संकरण के प्रयोग में निषेचन के समय नर और मादा युग्मकों के संयुग्मन की संभावनाओं और उनसे बने जीन प्रारूपों तथा फिनोटाइप इनमें एक वर्ग बनाया जाता है। क्या, यह संकरण के प्रयोग में निषेचन के समय नर और मादा युग्मकों के संयुग्मन की संभावनाओं और उनसे बने जीन प्रारूपों तथा फिनोटाइप इनमें इसमें एक वर्ग बनाया जाता है और एक खड़ी तथा पट लाइनों से इसको चौकोर खानों में बांटते हैं। किसमें, एक खड़ी तथा एक पट लाइनों से इसको चौकोर खानों में बांटते हैं। खानों की संख्या जीनोटाइप पर क्या करती है, निर्भर करती है। खानों की संख्या किस पर निर्भर करेगी, तो जीनोटाइप पर। यदि F1 संकर संतति तथा P1 पीढ़ी के किसी एक जनक के बीच क्या किया जाए, संकरण को संकर पूर्वज संकरण यानी किसको कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। F1 संतति का प्रभावी लक्षण वाले जनक से संकरण कराने पर F2 पीढ़ी के सभी संतति जीवों में प्रभावी लक्षण विकसित होते हैं। इसके विपरीत F1 संकर जीवों का अप्रभावी लक्षण वाले जनकों से संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में दोनों प्रकार के समलक्षण एक संबंधी 1 का अनुपात प्राप्त होता है। इस प्रकार F1 संकर जीवों तथा अप्रभावी लक्षण वाले जनकों के बीच संकरण को परीक्षण संकरण यानी टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जैसे इसका बोला था कि वो वर्णन करने के लिए किसकी, चेकर बोर्ड की सहायता से, तो ये आपका क्या हो जाते हैं, उसका चेकर बोर्ड। यानी इसमें देखिए स्मॉल टी और कैपिटल टी का जब कराया जाता है संकरण, एक होते हैं, ये आपका कैपिटल टी रहेगा बच्चा, तो इसका जब इसके साथ संकरण कराएंगे तो क्या होगा, एक बार इसके साथ करा रहे हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसका जब इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी
स्मॉल टी, ये आपका दोनों क्या होंगे, कैपिटल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों से जब कराते हैं तो कैपिटल कैपिटल होते हैं। फिर जब इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसके साथ कराएंगे तो स्मॉल टी। तो देखिए ये दोनों क्या है, कैपिटल कैपिटल हो जाएंगे। हाँ, टी का टी के साथ हुआ, फिर इसका इसके साथ, फिर इनका इनके साथ कराएंगे तो ये आपका क्या होगा, 50% लंबे और 50% क्या हो जाते हैं, बाउनर पैदा होते हैं। इस प्रकार से आपका पूरा जो प्रश्न था वो क्या होगा, खत्म हो गया। यानी प्रश्न जो था आपका ये पेपर जो 70 नंबर का, आप लोग एक बार ज़रूर अभ्यास कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है। हम अगला मॉडल पेपर अगले वीडियो में अवश्य लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।